Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and have a great day. All the students, my students, and anyone who is apt to learning. My greetings to all the students. जी students, आप उम्मीद है कि काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आज की जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 3 है और ये रिचर्ड ई फ्रॉइन and Dr. Azra Abdul is here from School of Economics, Bahauddin Zakir University, Multan. So, हमने जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था पीछे, हम उसको थोड़ा we just have a take a look कि क्या पढ़ा था। हमने इसमें लेबर के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा, लेबर की डिमांड के बारे में पढ़ा, लेबर की सप्लाई के बारे में पढ़ा, क्योंकि इस चैप्टर का मकसद ये है कि हम लेबर मार्केट से प्रोडक्ट मार्केट की तरफ जाएं, यानी लेबर मार्केट जो कि डिटरमिन करती है रियल वेज को और डिटरमिन करती है लेबर की क्वांटिटी को। तो हमें जब लेबर की डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी और हम देखेंगे कि ये इतनी क्वांटिटी ऑफ लेबर कितनी प्रोडक्शन दे रही है, क्योंकि हमारा जो मकसद था प्रोडक्शन फंक्शन में जिसे हम पढ़ते थे कि y इज फंक्शन ऑफ k बार एंड n और लेबर, हमने ये कहा था कि लेबर ही एक वेरिएबल फैक्टर है जिसकी वजह से आउटपुट में इजाफा। जब हम लेबर की क्वांटिटी को डिटरमिन करेंगे तो फिर हमारे पास आउटपुट का मेयार भी हासिल हो जाएगा। तो यहाँ हमने टाइटल भी लिखा हुआ लेबर मार्केट अंडर क्लासिकल्स। तो ये चैप्टर जो हमारा 3 है उसका ये सेकंड पार्ट, बल्कि ये थर्ड पार्ट है इसका चैप्टर 3। सो हमने यहाँ पे जो देखना था कि स्टार्टिंग फ्रॉम 24 आवर्स नो वर्क और लेयर द इंडिविजुअल कैन ट्रेड ऑफ लेयर फॉर इनकम एट अ रेट इक्वल टू द आवरली रियल वेज W/P, यानी कि एक शख्स जो है, एक लेबर जो है वो 24 घंटे काम करता है और नो लेयर है तो वो फिर ट्रेड ऑफ कर सकता है अपनी इनकम में, और ये जो कि ट्रेड ऑफ लेयर करता है फॉर इनकम एट अ रेट इक्वल टू द आवरली वेज के डब्ल्यू जो आप उसके रियल वेज है उसके हिसाब से वो जो ट्रेड ऑफ करता है। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज द रियल वेज। अब आपने जो पढ़ा था स्लोप जो हमारे पास थी बजट लाइन, ये हमारे पास बजट लाइन जो है वो मुख्तलिफ हैं, एक रियल वेज 2 पे है, एक 3 पे है, एक 4 पे है। तो इसकी जो स्लोप है वो हमें क्या बताती है? अ, ये स्लोप हमें रियल वेज के बारे में बताती है। द हायर द रियल वेज द स्टीपर द बजट लाइन, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी रियल वेज हायर होगी उसका जो बजट लाइन स्टीपर बनेगा, reflecting the fact that a higher real wage an individual who increases hours of work by 1 unit, ये इस हकीकत को बयान करती है कि एक इंडिविजुअल जब अपने आवर्स ऑफ वर्क को बढ़ा देता है, moves on 1 unit to the left along the horizontal axis, तो वो फिर लेफ्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेफ्ट तरफ वो मूव करना शुरू करते हैं। यानी कि उसके जो हम देखते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये जो देखें ये हमारे पास जो है अगर लेयर जो है वो अपने सेक्रीफाइस करता है तो 18 से 16 और फिर 15 घंटे लेयर पर आ जाता है, यानी ज्यादा काम करने की वजह से लेयर अपनी घटा देता है। सो हमें अब ये देखना है कि विल रिसीव अ लार्जर इंक्रीमेंट ऑफ इनकम, तो अब फिर इनकम भी बढ़ेगी, यानी लेयर कम होगी तो इनकम बढ़ेगी। मूव फार्दर अप द वर्टिकल एक्सिस, वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर फार्दर जाएगा अलोंग द बजट लाइन। तो अब हम देखते हैं कि ये जब उसकी देखें जब वो आवर्स वर्क जो है वो रिड्यूस कर अपने लेयर को रिड्यूस करता है 18 से 16 15, तो आप देखें कि ये वर्टिकल एक्सिस पे ये अपवर्ड जो है वो मूव कर रहा है। द वर्टिकल एक्सिस पे ये देखें 48 72 96 ये अपवर्ड मूवमेंट है और इधर लेफ्टवर्ड मूवमेंट है, यानी he is sacrificing his layer for the sake of higher income.
So three budget lines corresponding to real wage rate of 2, 3, 4 are shown in the figure 3.3a. Notice that a higher real wage, the individual can choose in difference curve that yield greater satisfaction. तो हायर बजट लाइन के ऊपर वो अपना इन डिफरेंस कर्व भी या यूटिलिटी भी हायर ही चूज करेगा. From in figure 3.3b, we construct the labor supply curve for the jth individual. अब जो जो हमने फिगर बनाया है 3.3a, उसमें तो हमने डिटरमिन किया है कि उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे है. अब इस इक्विलिब्रियम के बेस पे हम लेबर का सप्लाई कर्व ऑफ द jth लेबर या इंडिविजुअल हम ले सकते हैं. दिस सप्लाई कर्व कंसिस्ट ऑफ पॉइंट such as A, B, and C from figure 3.3a, giving the amount of labor that individual will supply at each level of real wage. Let's see. हमारे पास ये जो चीजें आ रही हैं, इसको हम जरा थोड़ा वो करते हैं. हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आवर्स ऑफ यहाँ तक पर तो हमने देखा कि जहाँ उसका बजट लाइन के साथ उसका इंडिफरेंस कंटेजर मरता है तो यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है. यहाँ बी पे भी है, सी पे भी है. अब ए, बी और सी उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट है. तो ए जो है वो कोरस्पॉन्डिंग टू जो है वो 18 आवर्स ऑफ लेयर है, और बी जो है वो 16 आवर ऑफ लेयर है, और 15 जो है वो आपका सी जो है 15 आवर्स ऑफ लेयर है. तो इस एक्सिस पे हम रियल वेज लेते हैं जो कि हमारे पास हमने डिटरमिन की थी. ये 2, 3 एंड 4, 2 है, 3 एंड 4 है. डब्ल्यू और पी का मतलब रियल वेज है. और आवर्स ऑफ वर्क पर डे आप देखें कि ये आपके पास हमने आवर्स को कैसे लिखा है कि जब उसके इधर ये राइट साइड पे है तो ये लेफ्ट पे होगा, जाहिर है. तो ये 18 आवर्स से तो 24 में से आपने 18 निकाले तो 6 घंटे आपके आवर्स जो हैं वो आपके काम के बचेंगे. तो जब उसका लेयर कम हो गया 16 घंटे, तो 24 में से 16 निकाले तो 8 घंटे वो आवर्स ऑफ वर्क पर डे होगा. फिर जब उसने लेयर को और सेक्रीफाइस किया एट हायर वेज रेट 4 के ऊपर, तो उसका अगर आप 15 में से सॉरी 24 में से 15 निकालेंगे तो 9 आवर्स के बचेंगे. तो ये हमारे पास जो ए पॉइंट है ये हमारे पास ये वाला. अगर हम इनको इससे मिला देंगे, 2 वेज के ऊपर ये था, 3 पे ये था, 4 पे ये था, इनको सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास ए पॉइंट के पैरेलल पॉइंट ए हासिल होगा जो एट द सेम टाइम इसका लेयर है और यहाँ पर वो इसका वर्क है. दोनों ए पॉइंट है, यानी उसका सप्लाई कर्व ए पे बनेगा. उसका सप्लाई कर्व तो काम से ही बनेगा ना. तो उसका फिर उसके बाद बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये एम जे एस है, ये सप्लाई ऑफ जेएथ लेबर है जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे उसकी रियल वेज बढ़ती जाती है उसका सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो बढ़ता जाता है. और इस डायग्राम में अगर हम देखें तो जैसे जैसे वेज बढ़ती जाती है उसका लेयर कम होता है, यानी लेयर कम होता है तो वर्क बढ़ता है, लेयर लेफ्टवर्ड मूव करता है और वर्क जो है वो राइटवर्ड मूव करता है. जी. तो हमने इसको यहाँ से देख लिया. द एग्रीगेट लेबर सप्लाई कर्व कैन बी रिटर्न एज एग्रीगेट सप्लाई कर्व की जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है एन एस एग्रीगेट सप्लाई कर्व. जी इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू और पी, और नीचे हमने ये पॉइंट प्लस का लिखा है, यानी सप्लाई ऑफ लेबर का रियल वेज के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है. क्यों है पॉजिटिव रिलेशनशिप? जो कि जैसे जैसे आपको अपना मेहनत का रिवार्ड यानी रियल वेज ज्यादा मिलेगी आप उसकी सप्लाई ज्यादा करेंगे. अगर कम मिलेगी तो कम करेंगे. टू फीचर्स ऑफ द क्लासिकल लेबर सप्लाई थ्योरी रिक्वायर्स फर्दर कमेंट्स. इसके ऊपर दो कमेंट्स लेबर सप्लाई की थ्योरी के ऊपर है. फर्स्ट ये कि नोट दैट द वेज वेरिएबल इज द रियल वेज. कि वेज जब हम ले रहे हैं तो नोट करें कि हम रियल वेज ले रहे हैं. लेबर सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द रियल वेज नॉट द मनी वेज. लेबर की जो सप्लाई है, मैं और आप जब
कहीं काम करेंगे तो हम देखेंगे कि मेरी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेवल मेरी वेज यानी रियल वेज क्या बनती है, यानी मैं जो कमाऊंगा उससे कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता हूँ। तो वो लेबर हमेशा नॉमिनल वेज को नहीं देखता बल्कि रियल वेज को देखता है। यकीनन स्टूडेंट्स ऐसे हो सकता है कि एक इन्फ्लेशन का दौर हो और एक शख्स की इनकम हजारों में बढ़ जाए, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कहीं बढ़ जाए तो उसे उस बढ़ी हुई इनकम का फायदा नहीं होगा, नॉमिनल का। सो दैट इज वाई लेबर ऑलवेज कीप इन माइंड, always take into consideration the real wage, not the money wage, जिसे नॉमिनल वेज कहते हैं। यानी उसे पैसों से गर्ज नहीं, उसे ये गर्ज है कि वो पैसे को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेवल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है। द वर्कर रिसीव्स यूटिलिटी अल्टीमेटली फ्रॉम कंजम्पशन। अच्छा, अब ये देखिए वर्कर एक कंज्यूमर भी है और हमने शुरू में बात की थी कि उसका यूटिलिटी फंक्शन है। तो एक जो लेबर है उसका जो यूटिलिटी है वो कंजम्पशन से हासिल होती है, ये बात तो पक्की है। एंड इन मेकिंग द लेबर लेयर डिसीजन, अगर एक लेबर ये चाहता है कि लेबर कितना लेयर को टाइम दे यानी कितना आप रेस्ट करें, द इंडिविजुअल इज कंसर्न विद द कमांड ओवर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड फॉर अ यूनिट ऑफ लेबर, कि वो चाहता है, इंडिविजुअल कंसर्न्ड है वो इंडिविजुअल विद द कमांड ओवर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ यूनिट ऑफ लेबर, कि उसने एक यूनिट ऑफ लेबर प्रोवाइड करने के बाद उसको कितनी गुड्स एंड सर्विसेज पे कमांड हासिल है, यानी कितनी गुड्स एंड सर्विसेज वो हासिल कर सकता है। तो ये उसी से सेटिस्फेक्शन हासिल हो। For example, starting point C on the income layer trade-off graph, if the money wage is 4 and the price is 1, the real wage is 4 and the individual will choose 15 hours of layer and 9 hours point C on the labor supply curve. So let's see what happens कि अगर वो पॉइंट सी पर है तो डेफिनेटली उसकी जो वेज रेट है ये, और वो 15 आवर्स काम करता है और यही सी पॉइंट उसकी जो वर्किंग आवर्स बचते हैं वो 9 आवर्स हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसका डिसीजन है कि वो कैसे इन चीज़ों को डिसाइड करेगा। Now we go back, here we come. The individually choose 15 hours of layer and hours of आप इस फिगर पे जाके देख सकते हैं। If the money wage is still 4 but the price is not 2, लेकिन अगर फर्ज करें कि आपका मनी वेज का जो मनी वेज रेट है वो $4 था, बट द प्राइस उस वक्त प्राइस पहले क्या थी, 1 थी। आप किस चीज की प्राइस डबल हो गया, द इंडिविजुअल्स रियल वेज इज 2, क्योंकि 4/2 यानी डब्ल्यू और पी में 4 है और यहाँ 2 है, तो हमारे पास 2 आ जाएगी। पहले रियल वेज कितनी थी, 4 थी। द इंडिविजुअल इज नाउ सेलेक्ट पॉइंट ए ऑन द इनकम, अब वो पॉइंट ए पर चला जाएगा लेयर ट्रेड ऑफ ग्राफ में, चूजिंग 18 आवर्स ऑफ लेयर, आवर्स ऑफ वर्क डिक्रीज टू 6। अब देखें 6 to 18 which is point A on the labor supply curve. Clearly, as the real wage increases, layer decreases, and the hours of work increase or decrease in this is a significant equation. तो इसका मतलब है कि हम दोबारा चलते हैं डायग्राम पर। ये डायग्राम क्या कहता है कि जब आपकी जो रियल वेज थी वो 4 थी, वो क्यों थी, क्योंकि आपकी नॉमिनल वेज 4 थी और प्राइस लेवल 1 था। तो उस वक्त आप 15 आवर्स लेयर लेते थे और 9 आवर्स जो है वो आप काम करते थे। लेकिन अगर आपकी फर्ज करें कि आपकी जो नॉमिनल वेज है वो आपकी 4 ही है और आपकी जो रियल वेज है आपकी जो प्राइस लेवल है वो 2 होता है, तो रियल वेज 2 आती है। तो इसमें एक जो इंडिविजुअल है वो अपने काम को छोड़कर लेयर को प्रेफर करता है और पॉइंट ए से
सी से ए पर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह ये वर्किंग आवर्स में भी वो 9 आवर्स वर्क कर रहा था, अब वो 6 आवर काम कर रहा है। लेबर नाराज हो गया, मुझे रियल वेज थोड़ी दी जा रही है, तो मैं जो है वो काम थोड़ा करूंगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं, दिस इज वेरी गुड इक्वेशन। Because the real wage W और P is measured along the vertical axis on the labor supply curve, ये हम देख चुके हैं कि रियल वेज को हम वर्टिकल एक्सिस पे करते हैं। इफ ईदर द मनी वेज और प्राइस बोथ चेंज, अगर आप क्योंकि डब्ल्यू और पी में अगर डब्ल्यू चेंज होगा तब भी रियल वेज चेंज होगी, और पी चेंज होगा तब भी रियल वेज चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास जो रियल वेज के लिए आमतौर पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स यूज करते हैं, वो वेरिएबल्स हमारा स्मॉल डब्ल्यू हम कहते हैं, जिसे हम रियल वेज। तो वो कहते हैं कि वर्टिकल एक्सिस पे है, और इफ इधर द मनी वेज चेंज होगी या प्राइस लेवल चेंज होगा, द नंबर ऑफ आवर वर्क्स आर डिटरमाइंड बाय मूविंग अलोंग द लेबर सप्लाई कर्व। तो नंबर ऑफ आवर्स जो है वह मूविंग अलोंग द लेबर सप्लाई कर्व के साथ साथ जो है वो डिटरमाइन होंगे। नंबर ऑफ आवर्स लेबर सप्लाई कर्व डिसीजन करता है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आवर्स जो लेबर के थे हमने देख लिए। Second point is very important again by the construction of figure 3.3. The labor supply curve is positively sloped. जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, more labor is assumed to be supplied at higher real wage rate. जितनी वेज रेट हाई होगी उतना लेबर ज्यादा सप्लाई होगी और रेस्ट कम हो जाएगा। दिस रिलेशन रिफ्लेक्ट्स दैट the fact that a higher real wage rate means a higher price for layer in terms of foregone income. तो इसका मतलब यह है कि this reflects the fact that that a that a higher real wage rate means real wage rate का मतलब यह है a higher price for layer, यानी कि आपकी लेयर की प्राइस जो है वो हायर है इन टर्म्स ऑफ फोरगोन इनकम। अगर उसे फोरगोन इनकम के हिसाब से देखें, अगर आपने फर्ज करें कि लेयर हासिल करनी है तो आपको इसकी प्राइस भी देनी पड़ेगी, हायर प्राइस देनी पड़ेगी। एट दिस हायर प्राइस वी assume दैट द वर्कर विल चूज लेस लेयर। तो इस हायर प्राइस के ऊपर वो जो उसे देनी पड़ेगी, यानी कि इनकम हासिल करने के लिए, अगर लेयर लेयर हासिल करने के लिए इनकम की ज्यादा क्वांटिटी को छोड़ेगा, तो इस हायर प्राइस के ऊपर वर्कर विल चूज टू लेयर टू लेस लेयर। वो कहेगा कि मैं लेस लेयर लूंगा, क्योंकि अगर मैं लेयर ज्यादा लूंगा तो मुझे उसकी हाई कीमत देनी पड़ेगी। दिस अफेक्ट इज एनालगस टू द सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। इस अफेक्ट का नाम हम सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट कहते हैं इन द कंज्यूमर डिमांड की थ्योरी में इसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। यानी आप इस तरह एक चीज को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हायर रियल वेज का मतलब ये है कि आप ज्यादा आवर्स काम करेंगे और आप सेक्रीफाइस करेंगे अपने लेयर को, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में लेयर को प्रेफर करेंगे और इनकम को छोड़ेंगे तो यू वुड हैव टू पे हायर हायर प्राइस फॉर दैट। सो दैट इज व्हाई this is called the substitution effect, where we use substitute the income for substitute your layer for the higher income. There is another effect, the equivalent of the income effect. एक effect आपने वहां पढ़ा था substitution effect, दूसरा income effect है in consumer demand theory. As the real wage increases, the worker is able to achieve higher level of real income. As the real wage increase होती है, worker is able होता है कि वो higher level of real income हासिल करे। higher wage rate पे real wage पे higher income हासिल। At higher level of real income, जब उसकी हायर इनकम का लेवल होगा रियल का, लेयर में बिकम मोर डिजायरेबल। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे जैसे कोई शख्स अमीर होता जाता है, तो इनकम अफेक्ट इसी से रिलेटेड है ना, तो फिर वो अपनी अय्याशी या अपनी सुकून या अपने आराम या अपने कंफर्ट्स को भी बहुत इम्पोर्टेंस देता है। क्योंकि जितनी उसकी, अगर वो बहुत हाई इनकम हासिल कर लेगा तो फिर वो उसके लिए जाहिर है कि वो हायर इनकम यकीनन उसने हाई मोर आवर्स ऑफ वर्क से हासिल किया था और उस पर अपनी सेहत को
अपने सेक्रीफाइस किया था रेस्ट को भी। तो अब वो कहेगा कि मैंने इनकम तो मुझे हायर हासिल होने लगी है, तो फिर अब मुझे थोड़ी देर रेस्ट भी करना चाहिए। फर्दर इंक्रीमेंट ऑफ इनकम को प्रेफर नहीं करेगा, बल्कि अब उसका जो प्रेफरेंस है वो बदल जाएगी। यानी वो पहले वो क्या करता था, लेयर को सेक्रीफाइस करके इनकम हासिल करता था। अब क्योंकि अमीर हो गया, जैसे ज्यादा इनकम हासिल होगी, तो अब वो इनकम को सेक्रीफाइस करके लेयर की तरफ जाएगा। विद सक्सेसिव इंक्रीजेस इन द रियल वेज, अ पॉइंट में बी रीच्ड एट विच द वर्कर चूजेस टू सप्लाई लेस लेबर। तो हायर मुसलसल रियल इनकम में इजाफे के बाद आखिरकार एक लेबर जो है वो चूज करेगा कि लेस सप्लाई ऑफ लेबर करे। एज अ रियल वेज इंक्रीजेस एंड कंज्यूम्स मोर लेयर, फिर वो कंज्यूम क्या करता है, मोर लेयर करता है। सो दिस इज कॉल्ड द income effect, because actually his income increases. So now he turned towards rest despite turning towards earning more income. So in the first case, he is sacrificing his layer for income. This is called the substitution effect. And because he is getting more real wage, and in the second case, when his income is getting higher with higher real wage rate, so now we will see that he will tend towards taking more of rest and sacrificing his income. At this point, the income effect outweighs the substitution effect. यही वो पॉइंट है जहां पर आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे कर देता है, पीछे छोड़ देता है इनकम इफेक्ट। यानी इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हायर इनकम अट्रैक्ट कर रही थी उसे, अब उसे हायर इनकम अफेक्ट नहीं करती। द लेबर सप्लाई कर्व अस्यूम्स अ नेगेटिव स्लोप। अब लेबर सप्लाई का कर्व ऐसी सिचुएशन में रिवर्स हो जाएगा। यानी क्या होगा कि इनवर्स शेप होगी। वो कैसे, पहले तो हम कहते हैं पॉजिटिवली स्लोप है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द ट्रेडिशनल लेबर सप्लाई कर्व takes the negative shape, negative slope, and bends back towards the vertical axis. और ये vertical axis की तरफ bend होना शुरू हो जाएगा। This is called the backward bending labor supply curve. अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं। ऑलमोस्ट certainly at extremely high wage rate we would reach a backward bending portion of the labor supply curve. वही सप्लाई का कर्व है, लेकिन वो पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा, यानी आगे जाने के बजाय पीछे को हो जाएगा। एंड परहैप्स वेज रेट्स नीड नॉट बी सो एक्सट्रीमली हाई। हमें वेज रेट को जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीमली हाई हो, लेकिन एक स्टेज ऐसे आती है जहां पर आपका इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होगा, तो आपका जो लेबर सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। ऑल्दो द एम्पिरिकल एविडेंस ऑन दिस क्वेश्चन इज इनकंक्लूसिव, हालांकि वो कहता है कि एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब है कि तारीखी शवाहिद जो है ना, इसके बारे में कोई वाज़ेह फैसला नहीं करते, इनकंक्लूसिव है, अनडिसाइडेड है। वी विल assume that for wage rates observed in the industrialized nation, we will assume, हम ये फर्ज करेंगे कि वो वेज रेट्स ऑब्जर्व्ड इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जैसे यूरोप है, वेस्टर्न यूरोपन अमेरिकन, ये कंट्रीज जो हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि द एग्रीगेट लेबर सप्लाई कर्व डज हैव अ पॉजिटिव स्लोप। कि आमतौर पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पर जो लेबर का सप्लाई कर्व है, हम ये फर्ज करेंगे कि वो पॉजिटिवली स्लोप है, जो कि हमने बताया है। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवेज द इनकम इफेक्ट। ऐसी सिचुएशन में तो हम ये नतीजा निकालते हैं कि अगर तो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्गर है देन द इनकम इफेक्ट, तो लेबर का सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप होगा, जो कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में फर्ज हमने किया है। लेकिन इसके उलट अगर हम चलें कि अगर इनकम इफेक्ट आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी इनकम फैक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्स्टिट्यूशन फैक्ट, तो फिर लेबर का जो सप्लाई कर्व है वो ट्रेडिशनल शेप उसकी जो है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव
यानी बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगी। तो अगर हम इसको सप्लाई के कर्व को लो तो ये इसकी शेप ऐसे इधर को बनना शुरू हो जाएगी, यानी ये ऐसी शेप हो जाएगी, यानी नेगेटिवली स्लोप हो जाएगी। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द individual labor supply decision, and we have calculated labor's hours and hours per work and his real wage. And now this is a traditional uh, labor supply curve where substitution effect is stronger than the income effect. इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। नो हमारे पास अब प्रोडक्शन फंक्शन भी आ गया, हमने लेबर मार्केट से डिटरमिन भी कर लिया कि लेबर का सप्लाई कर्व कैसा होता है। अब वो स्टेज आई है कि हम इक्विलिब्रियम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी हासिल करें, यानी हम प्रोडक्शन फंक्शन में पूरे को हम यूज करते हुए हम इक्विलिब्रियम आउटपुट भी हासिल करें और एम्प्लॉयमेंट भी। सो फॉर द फॉलोइंग रिलेशनशिप वी हैव डिराइव्ड, ये तीन चार जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अभी तक की डिस्कशन में हमने क्या क्या देखा। नंबर वन पे हमने वाइज फंक्शन ऑफ के बार एन एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन देखा जो आपको पहले मालूम है। दूसरा एन डी इज फंक्शन ऑफ डब्ल्यू और पी। लेबर डिमांड शेड्यूल देखा, लेबर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज। तीसरी चीज हमने देखी लेबर सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ, ये एफ फंक्शन के लिए यहाँ जी उससे डिफरेंट करने के लिए जी लिख दिया है, मतलब इसका फंक्शन है। डब्ल्यू और पी लेबर सप्लाई शेड्यूल, दिस इज द supply of labor is a function of real wage. And fourth is NS is equal to ND, labor supply is equal to labor demand. Okay, ये चीजें अब हमने देखनी है। इन चीजों को इन जो हमारे पास जो इक्वेशंस है इनको यूज करते हुए हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हासिल करेंगे। इसलिए इनको आप नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर भी लगा सकते हैं। सो डिटरमिन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड द रियल वेज। In common terminology, output, employment, and the real wage are designated as a endogenous variable। यानी हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है, हमारे पास आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है लेबर की, एंड रियल वेज आर designated as a endogenous variable। इनको हम endogenous variable कहते हैं in the model to this point, in the model to this point। इस हद तक इस जहां तक हमने अभी पढ़ा है। वेयर एन एंडोजिनस वेरिएबल होते क्या हैं? एंडोजिनस वेरिएबल इज वन दैट इज डिटरमिन्ड विद इन द मॉडल। एंडोजिनस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका सोल्यूशन हम विद इन द मॉडल, फ्रॉम विद इन द मॉडल हम डिटरमिन करते हैं, यानी हम बाहर से नहीं लेना पड़ता। इक्विलिब्रियम विद इन द क्लासिकल मॉडल इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.4 में। ये इक्विलिब्रियम हमें हासिल है। So chapter 1 graph A shows the determination of the equilibrium level of employment N naught and the real wage W P naught at the point of intersection between the aggregate labor demand and aggregate supply curve. This equilibrium level of labor input N naught results in an equilibrium output Y naught given by the production function. Let's see. I just come to the diagram. ये फिगर 3.4 है। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट लिया है जो कि हमारी इनपुट है, और एक ही इनपुट है वेरिएबल जिसे हम लेबर कहते हैं। इधर हमारे पास रियल वेज है। तो ये लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है। यहाँ हेडिंग देखें, लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। तो हमारे पास जो है यहाँ हमने रियल वेज डब्ल्यू ओवर पी लिया है। यहाँ पर फिर हम डब्ल्यू और पी की नोट की बात नहीं करते, डब्ल्यू और पी हमारे पास रियल वेज होता है, क्योंकि हमने कहा था डिमांड फॉर लेबर कर्व है और ये सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है। हमने कहा डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों रियल वेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो लेबर के डिमांड का जो नेगेटिवली स्लोप है ये जब बताता है कि रियल वेज जैसे जैसे हमारे पास जो है रियल वेज कम होती जाती है, और तो हमारे पास जो है वो डिमांड फॉर लेबर बढ़ती जाती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनके लिए जो रियल वेज रेट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। इसलिए जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वो डिमांड फॉर लेबर ज्यादा कर देंगे।
और सप्लाई ऑफ लेबर पॉजिटिवली स्लोप है, जो कि हमने ऑलरेडी फिगर 3.3 में हमने इसे पहले ही बनाया है, जहाँ पर हमने आवर्स ऑफ वर्क के थ्रू इसे बनाया था। अब ये जो लेबर सप्लाई कर ये पॉजिटिवली स्लोप ये बताती है कि रियल वेज के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे एक लेबर, आपको पता है कि लेबर जो है वो जब जॉब लेती है तो वो रियल वेज को देखती है। तो जब जैसे जैसे उसकी रियल वेज ज्यादा बढ़ती जाएगी तो वो लेबर की सप्लाई खुश होगा और लेबर की सप्लाई बढ़ाता रहेगा पॉजिटिव। यहाँ पर डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर के इक्वल है, ये पॉइंट ए है। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वेज रेट, रियल वेज रेट डिटरमिन हो गया। डब्ल्यू और पी नोट कहेंगे, ये इक्विलिब्रियम की निशानी है, ये ए पॉइंट है। और एन नोट जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल है। सो हमारे पास दो काम हो गए। हमने क्या कहा था शुरू में, हेडिंग हमने लिखा था कि हमने आउटपुट भी लेनी है, एम्प्लॉयमेंट भी लेनी है और रियल वेज रेट का डिटर्मिनेशन भी लेना है। तो यहाँ पर एक बात आप काबिल गौर है कि ये एमपीएन जो है, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो ये बात याद रखें कि एन डी डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू मार्जिन प्रोडक्ट। क्योंकि ये जो लेबर मार्केट है परफेक्टली कम्पेटिटिव है, तो परफेक्टली कम्पेटिटिव मार्केट में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो उसकी डिमांड फॉर लेबर के इक्वल ही आती है। ठीक है। अब इसके बाद हमने ये देखा है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लिया है तो ये इसकी पैरेलल एक्सिस है, तो यहाँ भी हम एम्प्लॉयमेंट लेंगे एन। और लेकिन ये एक्स वाई एक्सिस पे हमारी चीजें जो फर्क हो जाएंगी आउटपुट है। तो हमारे पास यहीं से हम परपेंडिकुलर जाते हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो आ गया। ये आउटपुट का जो कर्व है जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन पहले बनाया है, तो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो ये बताता है कि एन नोड के ऊपर आप वाई नोड प्रोडक्शन लेते हैं और वही पॉइंट ए जहाँ लेबर के लिए इक्विलिब्रियम था वही पॉइंट ए यहाँ पर है। और वाई इज अ फंक्शन ऑफ के बार और एन। तो हमने ये कहा है कि इस एम्प्लॉयमेंट पे आउटपुट जो है वो वाई नोट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हासिल करता है। इन दिस वे वी आर नाउ सक्सीडेड to have three things, three to four things. One is three things rather. हमारे पास जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया, हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल वेज रेट आ गया, और ये मार्केट वेज रेट होगा, और फिर ये हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हो गया, और ये एम्प्लॉयमेंट तो इसी के साथ। यस। सो हमने ये वाला हिस्सा तो एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कंसीडर फैक्टर्स दैट आर अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल मॉडल। अब हम फर्ज करते हैं कि वो कौन से वेरिएबल हैं जो अल्टीमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है, यानी अल्टीमेट एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द एक्सोजेनस वेरिएबल्स दैट व्हेन चेंज इन टर्न कॉज चेंजेस इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर द एक्सोजिनस वेरिएबल, वो कौन से ऐसे एक्सोजिनस वेरिएबल जो मॉडल से बाहर हैं। ऑल द वेरिएबल्स जो कि मॉडल से बाहर हैं, व्हेन चेंज, वो जब उनको हम चेंज करें, इन टर्न कॉज चेंजेस इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि जब हम उन एक्सोजिनस वेरिएबल को चेंज करते हैं तो वो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को चेंज करते हैं। अब एक्सोजिनस वेरिएबल की वो डिफिनेशन कर रहा है कि आर दोज वेरिएबल डिटरमाइंड आउटसाइड द मॉडल, कि कुछ आउटसाइड द मॉडल ऐसी हैपनिंग होती हैं जो कि आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर देते हैं। इन द क्लासिकल मॉडल द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट are those factors that determine the position of the labor supply and labor demand curves। इसको मैंने बोल्ड करके लिखा है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो आउटसाइड द मॉडल हैं लेकिन वो हमारी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को चेंज करते हैं। वो फैक्टर वो कौन से हैं, वो बताता है दोज फैक्टर्स, वो वही फैक्टर हैं जो कि लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड कर्व की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं। एंड द पोजीशन ऑफ द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, और एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं। तो जो फैक्टर आपकी एग्रीगेट लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड कर्व की पोजीशन और पोजीशन ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, वही आपके आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करते हैं। वाई प्रोडक्शन फंक्शन इज शिफ्टेड, अब क्वेश्चन ये है। So the production function is shifted by technical change that alters the amount of output
forthcoming for a given input level। अगर आपकी इनपुट का लेवल वही रहे लेकिन कोई आपकी टेक्निकल चेंज आ जाए तो उससे प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट हो जाता है। हालांकि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें आपने चेंज नहीं किया, तो एक सडन चेंज आ गए। एज ग्राफ्ड इन फिगर 3.4b, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑल्सो शिफ्ट एज अ कैपिटल स्टॉक चेंजेस ओवर टाइम। तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो शिफ्ट होता है एज द कैपिटल स्टॉक ओवर टाइम, यानी लॉन्गर पीरियड में जब कैपिटल स्टॉक चेंज होता है तो प्रोडक्शन फंक्शन तब भी चेंज होता है, एक टेक्निकल चेंज की वजह से, एक आपके कैपिटल के स्टॉक में चेंज आने की वजह से। द लेबर डिमांड कर्व इज द एमपीएन कर्व, द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। द लेबर सप्लाई कर्व जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर को शो करता है। ये क्या है? द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन को ही हम मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व कहते हैं। So consequently, the position of the labor demand curve will shift if the productivity of labor changes। Position of demand, जो labor का demand curve है, वो shift हो जाएगा if the productivity of labor changes। तो आपका जो लेबर का डिमांड कर्व है वो डिपेंड करता है ऑन हाउ एफिशिएंट योर लेबर इज। इफ द एफिशिएंसी इंक्रीजेस, लेबर की प्रोडक्टिविटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ टेक्निकल चेंज। आपकी आपकी लेबर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? टेक्निकल चेंज की वजह से, कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से चेंज होती है। तो आपकी जो वही लेबर है, जब हमें ये याद करें कि जब हमारे मुल्क में नया नया कंप्यूटर आया था 1990s में, तो उस वक्त बहुत से लोगों को टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी कंप्यूटर की। तो फिर लोगों को वही जो मुख्तलिफ अदारों के क्लर्क्स थे, जो पर्सनल थे, उनको ट्रेनिंग दी गई ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। तो आप देखें वो पहले लोग टाइपराइटर से काम करते थे, टाइपिंग करते थे, जो बहुत मुश्किल था, इसमें गलतियां होती थी, उसे रिमूव करना मुश्किल था। स्पीड भी उसकी जैसे भी थी, उसकी जाहिर है कि उसका उसके अंदर जो है वो अंडू की क्वालिटी नहीं थी। सो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर ने कितना आसान कर दिया हमारे क्लरिकल ऑफिस के अंदर के कामों को। इसी तरह उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, वही बंदा अब कम वक्त में ज्यादा काम करता है। सो अगर आपका पोजीशन और डिमांड कर्व जो है वो, डिमांड फॉर लेबर कर्व शिफ्ट हो जाएगा अगर उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लेबर की चेंज हो जाएगी। और प्रोडक्टिविटी क्यों चेंज होगी? टेक्निकल चेंज की वजह से या कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से। From the derivation of the labor supply curve, one can see that this relationship would change as the size of labor force changes। कि आप सप्लाई साइड, सप्लाई में और आप लेबर जो है मेरे जैसे हमारे जैसे लेबर सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई कर्व जो है वो लेबर फोर्स चेंज होती है। क्या है कि derivation of supply or labor curve can also see the relationship will change as the size of labor force changes। जब पॉपुलेशन चेंज होती है तो लेबर फोर्स का साइज चेंज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो आपके कैपिटल स्टॉक से, टेक्निकल चेंज से, और एफिशिएंसी ऑफ लेबर से या प्रोडक्टिविटी से या लेबर फोर्स या पॉपुलेशन के चेंज होने से चेंज होता है। अदरवाइज चेंज नहीं होता। शॉर्ट पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड के एलिमेंट्स हैं जो इसे चेंज कर रहे हैं। Population growth rate, population growth would, for example, shift the labor supply curve out to the right। जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की तादाद बढ़ेगी तो लेबर की सप्लाई भी बढ़ेगी। द लेबर सप्लाई कर्व वुड आल्सो शिफ्ट विद चेंजेस इन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग लेबर लेयर। तो लेबर की सप्लाई ना सिर्फ पॉपुलेशन से चेंज होगी बल्कि लोगों की आदत से भी चेंज होगी कि वो कितना प्रेफरेंस करते हैं रिगार्डिंग लेबर लेयर ट्रेड ऑफ। दैट इज U1, U2, U3 इन फिगर। तो आपकी प्रेफरेंसेस जो है वो U1 पे जाना है, U2 पे जाना है, U3 पे जाना है। आपकी जो है लेबर और लेयर की ट्रेड ऑफ पे भी डिपेंड करता है लेबर सप्लाई का। A common feature of the factors determining output in the classical model is that all are variable affecting the supply side of the market for output, the amount firm chooses to produce। A common feature of the factor determining, अब सवाल ये पैदा होता है, पहले तो हमने डिमांड और सप्लाई की बात की लेबर की, अब हम बात करते हैं कि आउटपुट को क्या चीजें डिटरमिन करती हैं इन द क्लासिकल मॉडल। That all are variables
affecting the supply side of the market for output, the amount firms choose to produce, कि वो तमाम वेरिएबल्स हैं जो और फर्म जो है वो डिसाइड करती है कि कितनी आउटपुट लेनी है और सप्लाई साइड को ऑफ द मार्केट और फॉर आउटपुट को जो है वो वेरिएबल सारे के सारे जो अफेक्ट कर रहे हैं और वो अमाउंट फर्म्स चूज टू प्रोड्यूस कि वो फर्म चूज करती है कि कितनी अमाउंट प्रोड्यूस करनी है आउटपुट की। तो उसमें बहुत से वेरिएबल सप्लाई साइड के हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। ये डिमांड साइड की बात नहीं करते, ये सप्लाई साइड की इफेक्ट बात करते हैं। In the classical model, the level of output and employment are determined solely by supply factors। यही बात है कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो सप्लाई डिटरमिन है, वो डिमांड की बात ही नहीं करते, सप्लाई की बात करते हैं। तो इसीलिए क्लासिकल को सप्लाई साइडर्स कहते हैं। Why? Because the supply determined nature of output employment is a crucial feature of the classical system। ये क्लासिकल सिस्टम का ये क्रूशल फीचर है। इसको स्टूडेंट आपने हमेशा जहन में रखना है कि क्लासिकल्स जो है वो डिमांड साइडर नहीं थे, सप्लाई साइडर्स थे। इसलिए वो सप्लाई आप कहते हैं कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो सप्लाई डिटरमिन है, सप्लाई फैक्टर से डिटरमिन करते हैं, डिमांड नहीं करती। इट इज़ वर्थ वाइल टू डेमोस्ट्रेट दिस प्रॉपर्टी मोर फॉर्मली। सो टू डू सो वी further consider the properties of the labor supply and demand function just discussed. Figure 3.5a reproduces aggregate supply and demand curves for labor। aggregate supply and demand curves for labor को 3.5 फिगर जो शो करती है ए हिस्सा एंड फिगर 3.5b plots labor supply and labor demand as function of the money wage। We first consider the form of each of the latter relationship. For labor supply, we can draw a positively sloped curve such as NSP1, which gives the amount of labor supplied for each value of the money wage, given that the price level P1।